नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने चिंतन अर्थात थिंकिंग क्या है। जैसा आप जानते हैं, हम गवर्नमेंट टीचिंग की जो जॉब्स होती हैं उनकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हो या डीएलएड के स्टूडेंट हो या एम एजुकेशन के स्टूडेंट हो। तो एक सीरीज़ लेकर आया है, इसमें हम पूरा जो बाल विकास और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसको हम फिनिश करेंगे। उसी सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो चिंतन है, थिंकिंग है। तो आज यही बात करेंगे, चिंतन क्या है, ये थिंकिंग क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि चिंतन आखिरकार है क्या। तो मानिए, जो मानवीय जीवन होता है वो समस्याओं से भरा होता है। हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती है। हम एक समस्या का समाधान खोजते हैं तो पता लगता है कि दूसरी सामने आ जाती है। ये समस्या प्रयत्न करने से हल हो जाती है और कभी कभी प्रयत्न ही चिंतन को जन्म देती है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, बहुत ही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दी गई है। अर्थात जिंदगी में बहुत सी समस्याएं होती है और जब जब समस्याएं बहुत एफर्ट करने के बाद सोल्व हो जाती है, लेकिन फिर भी वे चिंतन को जन्म देती है, थिंकिंग को जन्म देती है। छोटा सा एग्जांपल के तौर पर समझे, मान के चलो हमें गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है और हमारे पास पैसे नहीं है। सिंपल सी बात है, पैसे हमारे पास नहीं है, हमें गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है और अगर इंश्योरेंस निकल गया तो हमें दुगने तिगने पैसे भरने पड़ेंगे। अब ये पैसे नहीं है तो वे पैसे कहां से आएंगे? तो टेंशन आएगी, टेंशन। ओवर थिंकिंग जब बन जाती है, जब चिंतन ज्यादा ओवर हो जाता है तो वो टेंशन बन जाती है। तो जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो टेंशन खत्म, और अगर समस्या का समाधान नहीं मिल पाता तो थिंकिंग चलती रहती है, चिंतन चलता रहता है। यही क्या है? चिंतन है। आगे चले, विश्व की प्रगति मानव की चिंतन शक्ति पर निर्भर करती है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है और वास्तविकता विज्ञान को जन्म देती है। अतः चिंतन शब्द का प्रयोग याद, कल्पना, अनुमान आदि रूपों में प्रयोग किया जाता है। कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर किसी विश्व की प्रोग्रेस चाहिए तो वहां पर चिंतन शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। थिंकिंग जो स्किल्स होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो चिंतन होता है उससे हम रियलिटी का पता चलता है। रियलिटी का विज्ञान, जो विज्ञान है वो टोटल चिंतन पर बेस्ड है, वो थिंकिंग पर बेस्ड है। आपकी थिंकिंग स्किल कितनी अच्छी है। तो इस प्रकार जो हम याद करते हैं कुछ भी, या कोई भी कल्पना करते हैं या कोई भी अनुमान लगाते हैं, वह सब थिंकिंग बेस्ड होता है। आगे चले, चिंतन एक ज्ञानात्मक क्रिया है। ये वर्ड ध्यान रखना, ज्ञानात्मक क्रिया है। यह स्वतः ही नहीं होती बल्कि प्रयत्न करना पड़ता है। मतलब थिंकिंग ऐसा नहीं होता कि खुद से आ रही है, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, यानी आपको किसी समस्या का समाधान खोजना पड़ेगा। उस दौरान वह थिंकिंग जन्म लेती है। इसमें दीवा स्वप्न या कल्पना आदि का कोई भी स्थान नहीं है। दीवा स्वप्न, दिन में ही आप सपने देख रहे हैं, कल्पना आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, इसका कोई स्थान नहीं है। यानी ये टोटल रियलिटी बेस्ड है। रियलिटी बेस्ड ही थिंकिंग होती है। आपको इमेजिनेशन कर रहे हो या आप दीवा स्वप्न दिन में सपने देख रहे हो, वो उसमें मतलब चिंतन का कोई स्थान नहीं है। चिंतन इससे कनेक्टेड नहीं है। चिंतन के द्वारा समस्या समाधान होता है। तो चिंतन क्यों पढ़ाया जाता है बाल विकास की प्रक्रिया में? सिंपल सी बात है, कोई समस्या आपके सामने आ रही है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो उसमें आपको चिंतन करना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी, तभी आप उसको सोल्व कर सकते हैं। आगे चले, जो वैलेंटाइन जी हमारे बाल मनोवैज्ञानिक है, बहुत बढ़िया वाले, जो वैलेंटाइन जी है, उनके अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उसी क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट, लेकिन थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होती है। मतलब श्रृंखलागत विचार, श्रृंखलाबद्ध जो विचार होते हैं, सबसे पहले एक सिस्टमेटिक ढंग, पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, ये श्रृंखलाबद्ध विचार आ रहे हैं और ये जा कहां तक रहे हैं? ये आपके लक्ष्य की ओर तक जा रहे हैं, आपके उद्देश्य की ओर तक जा रहे हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। कहने का मतलब है इसमें कोई विराम नहीं होता। मान के चलो आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है और जस्ट आप 12th में आए हो, तो आप क्या करोगे? पहले चैप्टर 1 पढ़ोगे, फिर 2 पढ़ोगे, फिर 3 पढ़ोगे, सेम दूसरे सब्जेक्ट का 1 पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे। एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक श्रृंखलाबद्ध विचार आपके माइंड में उत्पन्न होगा और वो आपको कहां तक ले जाने का प्रयत्न करेगा? लक्ष्य तक। आप पहले दिन ही अगर सोच लेते हैं कि पहले ये चैप्टर करना है, प्लानिंग कर लेते हैं, फिर ये करना है और अंत में मुझे बोर्ड का एग्जाम देने में अच्छी परसेंटेज हासिल करनी है, तो यही वैलेंटाइन का एक के अनुसार इसकी डेफिनेशन है कि एक श्रृंखलाबद्ध विचार है जो किसी लक्ष्य उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं, चलते रहते हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद बात करते हैं गैरेट जी की। गैरेट जी हमें बताते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जो मैंने यहाँ पर
देखो, गैरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो चिंतन क्या है? चिंतन एक रहस्यपूर्ण व्यवहार है जिसमें क्या क्या होता है? जिसमें बिंब यानी इमेज बनती है मन में, विचार हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, प्रत्यय नए नए कंसेप्ट जन्म लेते हैं हमारे माइंड में। तो ये चीजें किसमें आती है? चिंतन में आती है। गैरेट की डेफिनेशन है। तो ये प्रोफेशनल डेफिनेशन है, इनको आप याद जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कभी कभी आ जाता है वैलेंटाइन के अनुसार चिंतन की परिभाषा दीजिए, गैरेट के अनुसार चिंतन की परिभाषा दीजिए, उस स्थिति में आपको परिभाषा देनी पड़ती है। आगे चले, अब बात करते हैं टूल्स ऑफ थिंकिंग। चिंतन मतलब यहां पर, चिंतन मतलब है यहां पर थिंकिंग, उपकरण मतलब होता है टूल्स या साधन। बात करते हैं तो कुल मिला के जो पहला उपकरण है चिंतन का, जो पहली थिंकिंग का जो उपकरण है जिससे हम थिंकिंग करते हैं, वो है प्रतिमाएं। प्रतिमाएं से मतलब यहां पर है इमेज कह सकते हैं। दूसरा हमारा आता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? सुन लीजिए, इसके द्वारा हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। जैसे हाथी शब्द सुनकर हमारे मस्तिष्क में हाथी संबंधित संचित प्रत्यय जाग जाता है और संपूर्ण ज्ञान का अभ्यास होने लगता है। प्रत्यय यहां पर क्या प्रदर्शित कर, आप समझिएगा बात को। मैं किसी बच्चे को कि गाय, मैंने गाय बोला और बच्चों जो मन में आए लिख दो, तो बच्चे गाय के 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है, तो ये जो चीजें निकलने के एक एक वर्ड से बहुत सारा ज्ञान निकलना, यही क्या आपका प्रत्यय होता है। आपने एक प्रत्यय दिया और उससे बहुत सारा ज्ञान बाहर निकल के आ गया, यही प्रत्यय है। इससे थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। आगे चलते हैं, प्रतीक एवं चिन्ह। इसी पर देखो, आपको गुणा कह दिया, आपको ये निशान लगा दिया, आप समझे गुणा करनी है, आपको निशान लगा दिया, आप समझ जाएंगे कि जोड़ करना है। तो इससे पता लगता है चिन्ह और प्रतीक से कि मैं करना क्या है। बात करें भाषा से, अब भाषा क्या होता है? देखो, भाषा के पीछे चिंतन शक्ति को बतलाया है विद्वानों ने। अगर चिंतन जो भाषा है, भाषा का जन्म हमेशा चिंतन से होता है। कैसे होता है? सामाजिक विकास में भाषा संकेतों और इशारों से भी प्रकट होती है। जैसे मुस्कुराना, कोई मुस्कुराना है, मुस्कुरा रहा है, आप समझ जाएंगे वो हमसे खुश है। कोई भोए चढ़ा रहा है, कहने का मतलब है कि वो हमसे गुस्सा है। कोई अंगूठा दिखा रहा है, कहने का मतलब है कि वो हमें चिढ़ा रहा है। तो आप उनकी जो एक सांकेतिक भाषा है, वो सांकेतिक भाषा देख के ही आप उनके व्यवहार का अंदाजा लगा लेते हैं। आप जान लेते हैं वे कहना क्या चाहते हैं। इन सब का दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है तथा बिना बोले अर्थ को लगाना या समझना प्रचलित है। इसके पीछे चिंतन शक्ति है जो अर्थों को स्पष्ट करती है। तो सिंपल सी बात है कि जो भाषा के पीछे हमेशा चिंतन शक्ति होती है। आप किसी के द्वारा किए गए इशारों से स्पष्ट पता लगा लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। आगे चले तो सूत्र यहां पर आते हैं, फॉर्मूलाज आते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो वहां से आप पता लगा लेते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे सोल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो जितने भी सूत्र होते हैं वे भी आपके चिंतन के उपकरण हैं या सूत्र हैं। फिर से बता दो, जो इमेजेस होते हैं वे चिंतन को प्रदर्शित करती है, चिंतन को जन्म देती है। प्रत्यय भी, प्रतीक और चिन्ह भी, भाषा भी और सूत्र भी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं चिंतन के प्रकार। तो आपको बता दो, चिंतन के 4 प्रकार होते हैं। चिंतन को 4 रूपों में विभाजित किया गया है। अब पहले जो प्रकार है उसका हम बात करते हैं। पहला जो प्रकार है चिंतन का, वो है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यह वह चिंतन है जो वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है या प्रत्यक्षीकरण करता है, उनके संबंध में जो चिंतन होता है वह प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। तो यह प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता क्या है? जो हम देख रहे हैं, उस देखने से हमारे दिमाग में जो ज्ञान आ रहा है, जो बातें आ रही है, जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। मतलब कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से है, उनसे जो दिमाग में थिंकिंग स्किल पैदा हो रही है, वही क्या हुआ? प्रत्यक्षात्मक चिंतन। इसका छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम कहीं गए और वहां पर पता लगा कि हमारे सामने एक घोड़ा गाड़ी है, जैसा एक मेले में होती है,
घोड़े होते हैं वे गोल गोल घूमते रहते हैं, उनमें बच्चे बैठे रहते हैं। अगर हमने कहीं किसी गांव में वो घोड़ा गाड़ी का वो खिलौना देख लिया तो हमें क्या क्या याद आएगा कि काश मैं भी इस पर बैठ सकता, ये मैंने मेले में भी देखा था, उस गांव में ये मेला लगा था, उस गांव में ये जब मेला लगा था तब हम हमारी नानी हमारे सब मामा वगैरह भी वहां पर उपस्थित थे, हमने बहुत एंजॉय किया था। तो एक छोटा सा आपने प्रत्यक्ष चीज देखी और उससे दिमाग में बहुत सारी चीजें आनी स्टार्ट हो गई। ये आपका क्या है? प्रत्यात्मक चिंतन है। आगे चलते हैं, जो दूसरा आपका चिंतन है वो है कलनात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक, जो कल्पना से उत्पन्न हो चिंतन, वही क्या है? कल्पनात्मक चिंतन होता है। जब उद्दीपक वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है, मतलब ये तो प्रत्यक्ष आपके सामने घोड़ा गाड़ी थी, यहां पर कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है, आप इमेजिनेशन कर रहे हो। आप जैसे ही अपने घर पर अपने सोफे पर पड़े हो या अपनी खाट पर पड़े हो और आपको दिमाग में आता है कि यार अब मेरा तो चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, और जब मैंने चॉकलेट उस टाइम खाई थी कितना मज़ा आया था यार, बहुत ही बढ़िया चॉकलेट लग रही थी खाने में। हम क्या कर रहे हैं? हम कल्पना कर रहे हैं, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अगर हम सर्दियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर जाए, पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी, हम बर्फ से खेलेंगे। ये सब क्या है? ये आपकी कल्पनात्मक चिंतन है। मतलब कोई चीज आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो, वही आपकी कल्पनात्मक चिंतन है। इसके अभाव में इनकी मानसिक प्रतिमा बनाकर, मतलब जो प्रत्यक्ष नहीं है उनकी मानसिक प्रतिमा बनाकर इन प्रतिमाओं से संबंधित चिंतन कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। तीसरे प्रकार की ओर अगर हम चले तो तीसरा प्रकार है वो है प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यय के बारे में पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। प्रत्यात्मक चिंतन यहां पर क्या है? यह अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार का चिंतन है। ये एक उच्च प्रकार का चिंतन है। इसकी बालकों में तभी अभिव्यक्ति होती है जब बालकों में प्रत्ययों का निर्माण होता है। मतलब ये चिंतन आप तभी कर सकते हैं अगर आपके अंदर प्रत्ययों का निर्माण हो चुका है। एक बालक में जितने ही अधिक प्रत्यय निर्मित होते हैं उसमें उतना ही अधिक प्रत्यात्मक चिंतन पाया जाता है। सॉरी, इस प्रकार के चिंतन को विचारात्मक चिंतन भी कहते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि विचारात्मक चिंतन आ जाए या प्रत्यात्मक चिंतन आ जाए, दोनों एक ही प्रकार के चिंतन है। स्थान, आकार, भार, समय, दूरी और संख्या आदि संबंधित प्रत्यय बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर ही बन जाते हैं। इन प्रत्ययों के संबंध चिंतन भी प्रत्यात्मक चिंतन कहलाते हैं। देखो सीधी सी बात है, कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाए और उसके बारे में आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान बोल दे या लिख दे, वही क्या है? आपका प्रत्यात्मक चिंतन है। एक छोटा सा प्रत्यय दे दिया, मैंने आपको गाड़ी कह दिया, तो गाड़ी से में क्या आ रहा है? बैलगाड़ी भी दिमाग में आ जाएगा। अब बैलगाड़ी में क्या क्या होता है? रेलगाड़ी भी दिमाग में आ जाएगा। अब उसमें वो पटरियों पे चलती है। बहुत सारी नॉलेज आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी, आप सोचना शुरू कर देंगे, और जो सोचने का प्रोसेस हो जाएगा वही आपकी प्रत्यात्मक चिंतन के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं जो अंतिम प्रकार का चिंतन है वो है तार्किक चिंतन। अब यहां पर ये तार्किक चिंतन क्या है ये समझने का थोड़ा प्रयत्न कीजिएगा। ये भी थोड़ा उच्च प्रकार का चिंतन है, ठीक है ना? ये सबसे ही उच्च है। बढ़ते क्रम में थोड़ा उच्च था प्रत्यात्मक, उससे भी उच्च है आपका तार्किक चिंतन। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। कोई भी समस्या है, आप समस्या में फंस गए तो अपना तर्क लगाएंगे, अपना लॉजिक लगाएंगे, वही क्या है? आपका तार्किक चिंतन। आप एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर में कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ गया, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने कभी ना पढ़ा ना लिखा, ठीक है, उसका सोच रहे हो, वही आपका क्या है? वो आपका तार्किक चिंतन। इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, चिंतन होता क्या है, इसके बाद हमने वैलेंटाइन के अनुसार और गैरेट के अनुसार जो डेफिनेशंस है चिंतन की वो पढ़ी। उसके बाद हमने चिंतन के टूल पढ़े, जो टूल होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? चिंतन के प्रकार पढ़े, और चिंतन के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार आपको बता चुका हूं। तो ये चिंतन का टॉपिक आज का खत्म होता है। अगला टॉपिक देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि इस प्रकार की जो वीडियोस हम लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।